गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, मैं श्रीमती रितु अरोरा क्लास 11th की सिविक्स की क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। पिछले 5 लेक्चर्स से सिविक्स में हम लोगों ने लेसन 5 खंड क का लेसन 5 विधायिका या लेजिस्लेचर के बारे में जाना कि संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम शुरू करेंगे लोकसभा और मंत्री परिषद का संबंध। ये लघु प्रश्न के रूप में कई बार आ जाता है। लोकसभा और मंत्री परिषद के संबंध का वर्णन कीजिए या संक्षेप में बताइए, या किस प्रकार लोकसभा मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखती है। तो किसी भी आधार तरह से ये प्रश्न पूछा जा सकता है घुमा के। तो आपको अगर समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं लोकसभा और मंत्री परिषद के बीच संबंध। बच्चे, शुरू करने से पहले जो बच्चे बाद में जुड़े हैं, जिन्होंने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, वो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको सारे वीडियोस, मेरे पुराने नए सभी वीडियोस आपको आसानी से मिलते चले जाएंगे और आपको किसी भी प्रकार की कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। आसानी से आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और बच्चों, वीडियोस ज़रूर सुना करिए। बीच बीच में कई ऐसी छोटी बड़ी बातें हम समझाते हैं, बताते हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपको लाभदायक। चलिए शुरू करते हैं लोकसभा और मंत्री परिषद के बीच संबंध। कानूनी दृष्टिकोण से लोकसभा का स्थान मंत्री परिषद से ऊंचा है। कानूनी रूप से बच्चों, वास्तविक रूप से नहीं, व्यवहारिक रूप में नहीं, कानूनी रूप से अगर हम देखें तो लोकसभा का स्थान मंत्री परिषद से ऊंचा है। लोकसभा मंत्री परिषद की जननी है, क्योंकि जितने भी सदस्य, जब चुनाव होता है, मतदान होता है, जितने भी सदस्य चुने जाते हैं वे सभी लोकसभा के सदस्य बनते हैं। और उस लोकसभा में जिस दल का बहुमत होता है, उस दल के नेता प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होते हैं और वो अपनी एक मंत्रियों की परिषद बनाते हैं, मंत्रियों का एक मंडल बना लेते हैं, जिसे मंत्री परिषद कहते हैं। तो लोकसभा मंत्री परिषद की जननी है। मंत्री परिषद कहाँ से चुनी जाती है? लोकसभा के सदस्यों में से। मंत्री परिषद संविधान की सीमा के अंतर्गत कार्य करें और वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करें, इसके लिए मंत्री परिषद की सीमा के अंतर्गत लोकसभा का अनवरत नियंत्रण रहता है। लोकसभा निम्नलिखित साधनों के आधार पर मंत्री परिषद पर नियंत्रण स्थापित करता है। कौन कौन से तरीके हैं जिसके आधार पर लोकसभा मंत्री परिषद पर नियंत्रण स्थापित करता है? उसमें सबसे पहला है प्रश्न एवं पूरक प्रश्न पूछकर। पहला साधन जिसके द्वारा लोकसभा मंत्री परिषद पर अपना नियंत्रण स्थापित करती है वह है प्रश्न तथा पूरक प्रश्नों को पूछा जाना। लोकसभा के सदस्यों का यह अधिकार है कि उसके सदस्य मंत्रियों से उनके विभाग, उनके कार्यों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। संतुष्ट उत्तर न मिलने पर लिखित आंसर मांग सकते हैं। मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे उनका उत्तर दें। यदि कोई मंत्री प्रश्नों का उत्तर संतोषजनक ढंग से नहीं दे पाता और तो उसका सम्मान जनसाधारण से कम हो जाता है और उसका प्रभाव आगामी निर्वाचन पर भी पड़ता। दूसरा है मंत्री परिषद की नीति की आलोचना करना तथा उसकी अस्वीकृति करना। लोकसभा समय समय पर मंत्री परिषद की नीतियों की आलोचना करती है। संसद यदि मंत्री परिषद की साधारण नीति से अथवा उसके किसी विशेष कार्य से अप्रसन्न है तो वह मंत्री परिषद के किसी प्रस्ताव, विधेयक और उसके द्वारा प्रस्तुत बजट तथा उसकी अन्य किसी भी नीति को अस्वीकृत करके मंत्री परिषद को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य कर सकती है, क्योंकि इसकी इस प्रकार की अस्वीकृति का अर्थ यह होता है कि मंत्री परिषद को लोकसभा का विश्वास प्राप्त नहीं। तीसरा है कटौती प्रस्ताव के माध्यम से। लोकसभा के सदस्यों को यह अधिकार प्राप्त है
कि किसी विशेष विभाग के कार्यों व नीतियों के प्रति अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए उस विभाग के व्यय के संबंध में कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करे। यदि लोकसभा ऐसा कटौती प्रस्ताव को पारित कर दे तो मंत्रिपरिषद द्वारा त्यागपत्र देना उसका नैतिक दायित्व बन जाता है। इसलिए कटौती प्रस्ताव के द्वारा भी लोकसभा मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रख सकती है। नेक्स्ट है कार्य स्थगन प्रस्ताव। संसद के सदस्यों को यह अधिकार है कि किसी विशेष विषय को लेकर के काम रोको प्रस्ताव प्रस्तुत करें। यदि इस प्रकार का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसका अर्थ यह है कि सदन को इसका ध्यान उस ओर आकर्षित करना पड़ता है। ऐसी दशा में भी मंत्रिपरिषद की अयोग्यता सिद्ध हो जाती है तथा उसे नैतिक आधार पर त्यागपत्र देना पड़ता है। तो कार्य स्थगन प्रस्ताव क्या है बच्चों? संसद के सदस्य किसी विशेष विषय को लेकर के काम रोको प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं और यदि इस प्रकार का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इसका अर्थ यह है कि सदन को उसका ध्यान इस ओर आकर्षित करना पड़ता है और मंत्रिपरिषद की अयोग्यता यदि सिद्ध हो जाती है तो उसे नैतिक आधार पर त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट है निंदा प्रस्ताव। निंदा करना, किसी की आलोचना करना। लोकसभा के सदस्य किसी विषय को लेकर के अथवा सरकार की किसी नीति को लेकर के समूचे मंत्रिपरिषद अथवा किसी मंत्री के विरुद्ध निंदा का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि ऐसा प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को नैतिक आधार पर त्यागपत्र देना पड़ता है। अविश्वास का प्रस्ताव। लोकसभा के सदस्यों को यह भी अधिकार प्राप्त है कि यदि वह सरकार की साधारण नीति से असंतुष्ट हों अथवा संपूर्ण मंत्रिपरिषद के क्रियाकलापों से असंतुष्ट हों तो सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसा प्रस्ताव पारित हो जाने पर मंत्रिपरिषद को अनिवार्य रूप से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो अविश्वास प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो निश्चित रूप से मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। पुनः नई सरकार का गठन होगा, नई मंत्रिपरिषद का गठन होगा और वो अपने अनुसार कार्य करना प्रारंभ करेगी। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव। संसद के प्रत्येक अधिवेशन के पहले राष्ट्रपति सदन के सम्मुख भाषण देता है। इस भाषण में राष्ट्र की समस्याओं के प्रति सदन का ध्यान आकर्षित किया जाता है। उसके पश्चात लोकसभा उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित करती है। तब सदन में भाषण में उठाए गए मुद्दों पर बहस की जाती है तथा अनेक विषयों की आलोचनाएं भी की जाती हैं। राष्ट्रपति द्वारा दिया गया भाषण मंत्रिपरिषद द्वारा ही तैयार किया गया होता है अतः आलोचना राष्ट्रपति की न होकर के सरकार की ही होती है। इससे भी सरकार पर नियंत्रण स्थापित होता है। लास्ट है आकलन समिति व लोक लेखा समिति। लोकसभा की ये दोनों समितियां भी मंत्रिपरिषद को नियंत्रण में करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मंत्रिपरिषद द्वारा रखी गई अनुदान की मांगों को आकलन समिति, जिसे एस्टिमेट कमेटी भी कहते हैं, के सम्मुख रखा जाता है। वो एस्टिमेट करती है, आकलन करती है तथा समिति सदन को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। इससे गलत मांगों का निस्तारण हो जाता है। इसके अतिरिक्त जब धन व्यय कर लिया जाता है तो लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्रमशः उन खर्च का परीक्षण करती है। इससे सरकार के असंगत व्ययों पर अंकुश लगता है और सरकार की जवाबदेही बढ़ जाती है। अतः धन के दुरुपयोग की आशंका कम हो जाती है। तो ये तो था बच्चों लोकसभा और मंत्रिपरिषद के बीच संबंध, किस प्रकार लोकसभा मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है। अगर ये भी प्रश्न आ जाए तो भी आपको इन्हीं में से पॉइंट्स लिखने हैं, जैसे 4 पॉइंट पूछा गया, 5 पॉइंट पूछा गया, उसके आधार। अब हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा का महत्व। लोकसभा की संपूर्ण शक्तियां और कार्य
बहुत कुछ सीमा तक सैद्धांतिक अथवा औपचारिक है, किंतु यदि व्यवहारिक दृष्टिकोण से इस पर विचार किया जाए तो स्थिति इसके विपरीत प्रतीत होती है। सिद्धांत के रूप में यद्यपि लोकसभा मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण स्थापित करती है, किंतु व्यवहार में मंत्रिपरिषद ही लोकसभा को नियंत्रित करती है। तो व्यवहारिकता क्या है कि मंत्रिपरिषद ही लोकसभा का पर नियंत्रण रखती है। लोकसभा और राज्यसभा के बीच संबंधों का अध्ययन करेंगे या दोनों सदनों के बीच पारस्परिक तथा कार्यपालिका से संबंधित संबंधों का अध्ययन करेंगे। पहला, साधारण विधेयक के संबंध में। साधारण विधेयक दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रत्येक विधेयक को अधिनियम बनने के लिए दोनों सदनों का अनुमोदन तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। यदि दोनों सदनों में किसी विधेयक के संबंध में गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। इस संयुक्त बैठक में साधारण बहुमत द्वारा विधेयक को पारित कर दिया जाता है। बहुमत के सदस्यों की संख्या राज्यसभा के सदस्यों की संख्या के 2 गुनी से भी अधिक होती है। इसलिए इस संयुक्त बैठक में लोकसभा ही विजयी होती है। इससे स्पष्ट होता है कि राज्यसभा को कानून बनाने के संबंध में लोकसभा के बराबर शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। वह साधारण विधेयकों में केवल 6 माह की देरी कर सकता है, लेकिन अधिकांश शक्तियां किसके पास हैं बच्चों? लोकसभा के पास प्राप्त हैं। राज्यसभा को अपेक्षाकृत कम शक्तियां प्राप्त हैं। दूसरा है धन विधेयक के संबंध में। इसमें तो राज्यसभा को बहुत ही कम शक्तियां प्राप्त हैं, क्योंकि धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो निसंदेह धन विधेयक के संबंध में लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और जब लोकसभा से पास हो जाता है, लोकसभा द्वारा पारित होने के पश्चात धन विधेयक को राज्यसभा के पास उसकी संस्तुति के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा 14 दिन के अंदर अपनी संस्तुतियों सहित धन विधेयक को वापस कर देती है या उसे करना पड़ता है, किंतु उसकी संस्तुतियों को मानना या न मानना ये लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त लोकसभा के समान ही राज्यसभा को भी अधिकार प्राप्त होते हैं। अनुदान संबंधी मांगे केवल लोकसभा के समक्ष ही रखी जाती है। तीसरा है संवैधानिक संशोधन विधेयकों के संबंध में। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की शक्तियां समान हैं। संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों में पृथक पृथक पारित होना आवश्यक होता है, अन्यथा वह रद्द माना जाएगा। तो इसमें दोनों सदनों की शक्तियां लगभग समान समझी जाती हैं। चौथा है लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकारिणी पर नियंत्रण। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद का एक प्रमुख कार्य कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना होता है, किंतु यह अधिकार साधारणतः लोकप्रिय सदन को ही प्राप्त होता है। ब्रिटेन की भांति भारत में भी मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, वे मंत्रियों के विरुद्ध काम रोको प्रस्ताव रख सकते हैं तथा आलोचना कर सकते हैं, किंतु वे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रिपरिषद को पदच्युत नहीं कर सकते। यह शक्ति केवल लोकसभा को ही प्राप्त है, यद्यपि व्यवहार में लोकसभा भी कुछ कारणों से मंत्रिपरिषद को पदच्युत नहीं कर सकती है। पांचवा है निर्वाचन संबंधी शक्तियां। संसद के दोनों सदनों के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बनाए गए निर्वाचक मंडल का एक हिस्सा होते हैं। दोनों सदनों के सदस्य अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य करते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य शक्तियां भी प्राप्त हैं। निम्नलिखित शक्तियां दोनों सदनों को समान रूप से प्राप्त हैं तथा यहाँ उसकी स्थिति भी समान है।
कुछ उपबंधों में राज्यों के कम से कम आधे विधानमंडलों की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। पहला, संविधान में संशोधन में दोनों सदनों की स्वीकृति मिलना आवश्यक होता है। दूसरा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार प्राप्त होता है। जब एक सदन महाभियोग लगाता है तो दूसरा सदन आरोपों की जांच पड़ताल करता है। केवल एक सदन में पारित होने से कार्य नहीं चलता है। तीसरा, उपराष्ट्रपति को अपदस्थ करने के लिए राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव लोकसभा द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। चौथा, राष्ट्रपति की आपातकालीन घोषणा को जारी करने के लिए संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त आदि को अपदस्थ करने का अधिकार प्राप्त है, यानी पद से हटाने का अधिकार प्राप्त है। संसद के दोनों ही सदन जनता की शिकायतों का निवारण करते हैं। संसद के सदन मंत्रियों से प्रश्न व पूरक प्रश्न पूछकर जनता की शिकायतों को सरकार तक पहुंचाते हैं। आर्थिक बजट, राष्ट्रपति के अभिभाषण आदि अवसरों पर लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों को शासन की आलोचना करने का अवसर प्रदान किया जाता है। राज्यसभा को दो ऐसी शक्तियां प्राप्त हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं हैं। प्रथम, 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकते हैं और दूसरे, राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के लिए प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। तो ये तो था बच्चों लोकसभा का महत्व या लोकसभा और राज्यसभा का संबंध क्या है, किस प्रकार दोनों सदन एक दूसरे पर पारस्परिक निर्भर हैं। लोकसभा राज्यसभा का संबंध स्पष्ट कीजिए, ये अक्सर प्रश्न आता है एग्जाम में लघु प्रश्न के रूप में। तो आज जितना बताया उससे संबंधित प्रश्न। पहला, विधायिका द्वारा मंत्रिपरिषद पर किस प्रकार नियंत्रण रखा जाता है, जो पहला भाग था इसका। और दूसरा, लोकसभा और राज्यसभा का संबंध स्पष्ट कीजिए। दोनों लघु प्रश्न के रूप में आप करेंगे। कम से कम आधे से एक पेज का उत्तर आपका अवश्य होना चाहिए, इससे छोटा उत्तर नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग संसद के कार्य और शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे और संसद की स्थिति और भूमिका के बारे में जानेंगे। ये संसद क्या करती है, संसद के कार्य क्या हैं, शक्तियाँ क्या हैं और संसद की स्थिति और भूमिका क्या है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।